अपने पहले हमने पढ़ा था जनसंख्या के बारे में। विश्व की जनसंख्या, विश्व जनसंख्या घनत्व, वितरण, और अब अपने को क्या पढ़ना है? अब पढ़नी है वृद्धि। देखो, अब इस अध्याय के अंतर्गत अपने ये एक ही चीज बचती है, विश्व की जनसंख्या घनत्व वितरण हमने पढ़ लिए, अब बचती है वृद्धि। देखो, वृद्धि का अर्थ कभी भी ये नहीं होता है कि बढ़ना। वृद्धि का अर्थ हमेशा ये ध्यान में रखना, जनसंख्या वृद्धि, वृद्धि का अर्थ हमेशा जनसंख्या वृद्धि के तहत ये मत मानना कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो उसको जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा क्या है? तो परिभाषा में लिख रहा हूं, देखो, दो निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत, यानी दो निश्चित समय अंतराल है, उनके अंतर्गत जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को, होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब इसमें यह तो कभी नहीं आया कि जनसंख्या जब बढ़ी तो इसको हम जनसंख्या वृद्धि बोलेंगे। तो ध्यान रखना कि जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा क्या रखोगे कि दो निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलेंगे? जनसंख्या वृद्धि बोलेंगे। अब देखो, जो जनसंख्या वृद्धि, अगर मान लीजिए किसी निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत जनसंख्या घटती है, यानी जब जनसंख्या घटती है तो उसको क्या रखेंगे? उसकी परिभाषा अलग करेंगे। उसकी परिभाषा क्या करेंगे? जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर। क्या रखेंगे? जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। और किसी दो निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत जनसंख्या में तुलनात्मक रूप से बढ़ोतरी हुई है तो उसको क्या बोलेंगे? जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या बोलेंगे? धनात्मक वृद्धि। अब ये चीज क्लियर होगी। जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा होगी, जनसंख्या वृद्धि की ऋणात्मक वृद्धि होगी, जनसंख्या वृद्धि की धनात्मक वृद्धि होगी। अब देखो, अब बात करते हैं कि विश्व के किन क्षेत्रों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और किन क्षेत्रों की जनसंख्या मंद गति से बढ़ रही है। तो इसके लिए अपने को निकालनी पड़ेगी जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर अलग है, जनसंख्या वृद्धि दर निकालने का सूत्र क्या है? वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या माइनस विगत जनसंख्या, बट्टा विगत जनसंख्या या आधार जनसंख्या। विगत जनसंख्या इनटू क्या हो जाएगा? 100। इस हिसाब से निकालेंगे। जैसे मान लीजिए भारत की जनसंख्या वर्तमान में 121 करोड़ है, माइनस 102 करोड़ बट्टा 102 करोड़ इनटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो इससे भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी आएगी? भारत की जनसंख्या वृद्धि दर आएगी 17.7%। यानी 17.7% जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार भारत 36 वर्षों के बाद में डबल हो जाएगा। 36 वर्ष में भारत पूरा क्या हो जाएगा? भारत की जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरे देशों की तुलना करते हैं तो विश्व के अन्य देश, यानी पाकिस्तान अपने से कम नहीं है, पाकिस्तान 28 वर्षों बाद में डबल हो जाएगा। 28 वर्षों।
28 वर्षों बाद पाकिस्तान की जनसंख्या डबल हो जाएगी। अमेरिका लगभग 110 वर्षों बाद डबल होगा। जापान 350 वर्ष बाद डबल होगा, 350 वर्ष बाद। दुनिया के दो ऐसे देश जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है, बढ़ नहीं रही है, कौन कौन सा है? एक तो है जर्मनी और दूसरा है रूस। यहां जनसंख्या हमेशा ऋणात्मक जाती है, धनात्मक नहीं हो रही है। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ाने के लिए सरकार तरह तरह के कार्यक्रम चलाती है। जैसे भारत के अंदर जनसंख्या घटाने के लिए चलाती है, वैसे यहाँ बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाती है। रूस के अंदर अगर मान लीजिए कोई महिला 12 बच्चों को जन्म देती है, 12 बच्चों को जन्म देती है, तो वहां एक पुरस्कार मिलता है, एक अवार्ड मिलता है जिसका नाम है लेनिन मदर अवार्ड। लेनिन मदर अवार्ड। इसके अंतर्गत क्या होता है, यानी यहां पर एक गाड़ी गिफ्ट दी जाती है, कुछ राशि होती है, वो गिफ्ट दी जाती है। यानी 12 बच्चों को अगर कोई महिला जन्म देती है तो यहां पर क्या होता है, अवार्ड दिया जाता है। ठीक है ना। तो इस आधार पर बात करते हैं तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.7% है, बहुत अधिक है 17.7% जनसंख्या वृद्धि दर। अब देखो बात करते हैं कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य की है और न्यूनतम किस राज्य की है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर, भारत में सर्वाधिक है मेघालय की। किसकी है? मेघालय। और न्यूनतम है किसकी? न्यूनतम है नागालैंड की। 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर थी नागालैंड की, मगर 2011 में इसने चौंकाने वाले आंकड़े प्रस्तुत किए। इसकी जनसंख्या बढ़ी नहीं है, जनसंख्या घटी है, यानी -0.6% जनसंख्या इसकी घटी है, बढ़ी नहीं है नागालैंड की। तो जनसंख्या वृद्धि दर इस क्षेत्र की घटी है और मेघालय की सबसे अधिक बढ़ी है। मेघालय, मेघ प्लस आलय, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? मेघालय में होती है। तो उसके आधार पर याद रख सकते हो आप। अब देखो बात करते हैं कि जनसंख्या ये जो वृद्धि है, इसके प्रमुख कारण क्या है, क्यों बढ़ती है जनसंख्या वृद्धि, यानी जनसंख्या वृद्धि होती क्यों है। देखो जनसंख्या वृद्धि के कारण अच्छी प्रकार से समझना। जनसंख्या वृद्धि के कारण पहला कारण क्या है कि मृत्यु दर में गिरावट आई है। पहला कारण तो यही है कि मृत्यु दर में क्या आई है? गिरावट आई है, मृत्यु दर में गिरावट। कैसे? देखो भारत में जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। भारत में सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या घटी थी एक बार 1921 में घटी थी। 1921 में क्यों घटी थी? क्योंकि एक तो प्रथम विश्व युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, और दूसरी बात क्या होगी, इस अवधि के अंतर्गत क्या हुआ था, विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल गई थी, हैजा, इनफ्लैग वगैरह बीमारियां फैल गई थी। और उसके पश्चात यानी यहां पर जनसंख्या घटी थी। और 1951 से लेकर के 81 तक भारत की जनसंख्या विस्फोटक तरीके से बढ़ी है, यानी तीव्र गति से बढ़ी है। अब जैसे ही हम आजाद हुए, आजादी का इतना फायदा उठाया कि यहां पर जनसंख्या सबसे तीव्र गति से बढ़ी थी भारत की 1951 से लेकर 1981 की अवधि तक। तो मृत्यु दर में गिरावट किस कारण से आई है? मृत्यु दर में गिरावट इसलिए आई है क्योंकि वर्तमान के अंदर चिकित्सा और वैज्ञानिक पद्धतियों में सुधार होने की वजह से मृत्यु दर में जब गिरावट आती है तो वो जनसंख्या वृद्धि का एक अहम कारण बन जाता है। दूसरा है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, ये भी महत्वपूर्ण कारक है। खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति,
देखो प्राचीन काल में क्या होता था, ये प्राचीन काल में क्यों, बहुत विगत कुछ वर्षों पहले क्या होता था, सरकार के पास में भंडारण रखने के लिए कि कुछ नहीं होती थी, लोग भूखमरी के कारण मर जाते थे। मगर वर्तमान के अंदर ऐसा नहीं है, वर्तमान के अंदर सरकार के पास में 3 वर्ष का स्टॉक रहता है, तो खाद्य पदार्थों की कमी नहीं होती है, खाद्य पदार्थों के अभाव में कोई व्यक्ति मरता नहीं है। इस कारण से क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई। तीसरा अहम कारण क्या है, यानी तीसरा प्रमुख कारण क्या हो गया, एक तो औद्योगिक विकास हुआ। कौन सा विकास हुआ, औद्योगिक विकास के कारण, औद्योगिक विकास यानी उद्योग धंधे अधिक मात्रा में बढ़े, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि, यानी हमने पढ़ा था कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के अंदर दूसरा स्थान किसका आता है, महाराष्ट्र का आता है, और महाराष्ट्र में सबसे अधिक क्या है, उद्योग धंधे। उद्योग धंधों की वजह से वहां जनसंख्या अधिक है, तो औद्योगिक विकास हुआ, उसके कारण जनसंख्या क्या हुई, निरंतर बढ़ी। चौथा कारण वैज्ञानिक आविष्कार, यानी वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के आविष्कार किए हैं, उसके कारण भी जनसंख्या वृद्धि दर हुई है सबसे अधिक। और पांचवा और अहम कारण क्या है, प्रवास। प्रवास क्या होता है, प्रवास की परिभाषा हम अगले अध्याय में जिक्र करेंगे। प्रवास के तहत यानी व्यक्ति अपना उद्गम स्थल छोड़ करके किसी गंतव्य स्थान पर जाकर रहने लग जाता है। जैसे भारत से जाकर के अमेरिका में, ईरान, इराक में जाके व्यक्ति रहता है तो वो प्रवासी बोलते हैं उसको, या दूसरे देशों से भारत के अंदर आता है तो उसको भारत में प्रवासी बोलते हैं। तो प्रवास के कारण भी जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो ये महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या है, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है। एक सिद्धांत और आया आपके, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत। देखो जनांगीय संक्रमण सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति क्या होता है, जब अशिक्षित अवस्था में और ग्रामीण अवस्था से क्या करता है, वो आगे डेवलप होकर के यानी विकास करके आगे निकल करके, उस क्षेत्र से निकल करके शिक्षित और औद्योगिक क्षेत्र में जाकर के अपने जीवन स्तर यानी जो निम्न जीवन स्तर जीता था उस जीवन स्तर को चेंज कर लेता है, जीवन जीने का स्तर है वो चेंज कर लेता है। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे, ग्रामीण अशिक्षित निम्न जीवन स्तर से निकलकर मानव शिक्षित औद्योगिक और उच्च जीवन स्तर की तरफ आकर्षित होता है, तो वो कहलाती है जनांगीय संक्रमण सिद्धांत। अब देखो जनांगीय संक्रमण सिद्धांत में क्या होता है, जब व्यक्ति क्या होता है, इसको एक डायग्राम के माध्यम से, यानी व्यक्ति क्या है, ग्रामीण है, दूसरा क्या है, अशिक्षित है, और तीसरा उसका क्या है, निम्न जीवन स्तर। अब व्यक्ति की सोच क्या रहती है, यहां पर उसके साथ में जनांगीय संक्रमण सिद्धांत, यानी यहां पर उसके साथ में जनांगीय संक्रमण सिद्धांत होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, यहां से प्रवास करने की कोशिश करता है, यानी यहां पर उसके मन में विचार आता है जनांगीय संक्रमण, और यहां से व्यक्ति डेवलप होकर के आगे कहां जाता है, आगे जाने की हमेशा उसकी इच्छा रहती है, कहां पर, शिक्षित क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में,
और उच्च जीवन स्तर जीने की लालसा रखता है। उच्च जीवन स्तर। जनाकीय संक्रमण सिद्धांत की 5 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं, यानी 5 अवस्थाओं के माध्यम से जनाकीय संक्रमण सिद्धांत चलता है। देखो कौन कौन से सिद्धांत है। जनाकीय संक्रमण सिद्धांत के तहत 5 प्रमुख अवस्थाएं हैं। वो अवस्थाएं कौन कौन से देखते हैं। देखें, जनाकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं शुरू से होती है। तो प्रारंभिक अवस्था क्या थी? प्रारंभिक अवस्था थी उच्च जन्म दर, और उच्च ही क्या थी? मृत्यु दर। यानी जन्म दर क्या थी? उच्च थी, तो मृत्यु दर भी क्या थी? उच्च थी। इससे क्या हुई? इससे जनसंख्या की जो वृद्धि हुई ना, यानी वृद्धि दर क्या थी? वो मंद थी, क्योंकि जितने पैदा होते थे उतने चिकित्सक व्यवस्था के कारण या फिर क्यों कह सकते हैं अन्य व्यवस्थाओं के कारण वो मर जाते थे, जिसके कारण जनसंख्या जितनी जन्म लेती थी उतने पीछे मर जाते थे। तो यहां पर जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? मंद थी। दूसरा स्तर कौन सा? दूसरी अवस्था क्या थी? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। मगर इसका ग्राफ थोड़ा गिरता हुआ, यानी ये गिरती हुई अवस्था थी, यानी गिरती हुई अवस्था। यानी लोग मर तो रहे थे, मगर प्रथम जो अवस्था थी उसकी तुलना में कम मर रहे थे, मर तो जरूर रहे थे। अब तीसरी जो अवस्था आती है उसमें देखो, उसमें क्या है? उच्च जन्म दर और मृत्यु दर क्या थी? यानी जन्म दर तो उच्च थी और मृत्यु दर क्या थी? यहां पर मृत्यु दर मध्यम मृत्यु दर। इस स्थिति में क्या होता है? यानी तीसरी अवस्था में क्या होता है? जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। और बात करते हैं भारत की, तो भारत की श्रेणी का देश है, भारत तृतीय श्रेणी में आता है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की तृतीय श्रेणी में भारत आता है। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इन देशों के साथ शामिल है, क्योंकि यहां पर उच्च जन्म दर है और मध्यम प्रकार की मृत्यु दर है। मृत्यु दर तो कम हो गई क्योंकि चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी होने की वजह से यहां हो गई। अब देखो चौथी अवस्था है। चौथी अवस्था में मध्यम ही क्या है? जन्म दर, और मध्यम ही क्या है? मृत्यु दर। तो यहां पर जनसंख्या क्या होती है? मंद गति से बढ़ती है, यानी जनसंख्या मंद गति से बढ़ती है। यहां पर न तो तीव्र गति से जन्म लेती है और न ही तीव्र गति से जनसंख्या मरती है। इस श्रेणी में आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है ना। पांचवी और अंतिम अवस्था कौन सी है? कि निम्न जन्म दर और निम्न ही क्या है? मृत्यु दर। जो मैंने जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत देश पढ़े थे कि कुछ ऐसे देश हैं जहां की जनसंख्या घट रही है, बढ़ नहीं रही है, तो निम्न ही जन्म दर है और निम्न ही क्या है? मृत्यु दर है। तो वहां पर क्या रहती है? जनसंख्या की हमेशा कमी रहती है। जनसंख्या की हमेशा क्या रहती है? कमी रहती है। तो देखो आपके पाठ्यक्रम में ये इतना आया हुआ है। एक तो जनसंख्या सीधी जनसंख्या की परिभाषा ध्यान में रख लो। सीधी जनसंख्या के पश्चात देखो कि विश्व के साथ में तुलना कर लो। विश्व के साथ में तुलना करेंगे तो विश्व की जनसंख्या की बात करेंगे, विश्व की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या की तुलना करेंगे। विश्व के किन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है, किन क्षेत्रों में जनसंख्या कम है। उसके बाद में जनसंख्या वितरण के संबंध में बात करते हैं। जनसंख्या असमान रूप से वितरित है विश्व के अंतर्गत, यानी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या कम निवास करती है।
उसके बाद में जनसंख्या घनत्व की परिभाषा ध्यान में रखनी है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के अलग अलग सूत्र है, एक तो गणितीय हो गया, दूसरा कृषि हो गया, आर्थिक हो गया, पोषणीय हो गया। ये अलग अलग जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के सूत्र हैं जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। उसके बाद में जनसंख्या घनत्व की तुलना करते हैं तो विश्व की जनसंख्या घनत्व कितना है, एशिया महाद्वीप का कितना है, विश्व में सबसे अधिक किसका है, भारत का कितना है, भारत में किस राज्य का सबसे अधिक है, वो ध्यान में रखना है। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि की हमने परिभाषा देखी। जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा क्या लिखी कि दो निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के पश्चात जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, ऋणात्मक वृद्धि दोनों देखी। उसके पश्चात अपने देखा कि जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, और वृद्धि दर के हिसाब से देखें तो भारत लगभग 36 वर्षों के पश्चात डबल हो जाएगा। और एक चीज और रहेगी कि विश्व का जो 100% क्षेत्रफल है भारत में, यानी पृथ्वी पर विश्व का क्षेत्रफल कितना है, 100% मान के चलते हैं। 100% क्षेत्र में से भारत के पास में कितना है, 2.4% है। यानी भारत के पास में मात्र क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है, 2.4%। अब मान लीजिए विश्व की जनसंख्या की बात करें, किसकी बात करें, जनसंख्या की, तो जनसंख्या 100% है। 100 में से भारत के पास में कितना भाग है, 17.5% भाग है। यानी भारत की जनसंख्या वृद्धि दर तो कितनी थी, 17.7% थी, मगर जनसंख्या का भाग कितना है भारत के पास में, 17.5% है। उसके बाद में हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण क्या है, कारण हमने स्पष्ट किए, 5 प्रमुख कारण दिखाए थे आपको। उसके बाद में जनांकी के संक्रमण सिद्धांत हमने देखा कि किस प्रकार से लोग हमेशा अशिक्षित क्षेत्र से शिक्षित वर्ग की तरफ जाना चाहता है या फिर सुविधाओं की तरफ जाना चाहता है। तो जनांकी के संक्रमण सिद्धांत की 5 प्रमुख अवस्था है। और प्रश्न ये पूछ सकते हैं छोटा कि जनांकी के संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था में भारत का स्थान आता है, तो कौन सी में आता है, तीसरी अवस्था में भारत का स्थान आता है। तो ये अपने तीसरा अध्याय है ना, वो लगभग पूरा हो गया। इसको एक बार नहीं 2 बार देख करके नोट्स बनाओ, पुस्तक पास में लेके बैठो, आराम से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।